हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं और ब्लेसिंग्स भी देती हूं, शुभकामनाएं भी देती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। बेटा, किसी तरह की चिंता नहीं करना है, टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स है ना आपके लिए। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। सभी विषय के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी जो फ्रेंड्स हैं, जो भी परिचित हैं, वे सब जान सकें कि, और साथ ही साथ वे ये भी पता लगे उनको कि हाँ है भाई, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन भी है, तो उन सबको आप बता दो, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह से आपको डरना नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखो, पूरे विश्वास के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, बहुत अच्छे अंक आप लेकर आओगे ही आओगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी के लिए बुक्स और ई बुक्स भी आ गई हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, समस्त जानकारी उसमें मिल जाएगी, क्योंकि उन बुक्स में है ज्ञान का खजाना भंडार। एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो आपको ना केवल बोर्ड एग्जाम में ही सफलता प्रदान करेंगे बल्कि आगे आने वाले सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करने वाली हैं। तो बुक्स को देखिएगा जरूर। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। हमने एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पार्ट 6 तक कर लिया है और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए पार्ट 7। लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, नाम है हिमालय से। महादेवी वर्मा जी का नाम, जाना माना नाम। छायावादी 4 जो आधार स्तंभ हैं उनमें एक महादेवी वर्मा जी भी हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। आपको पता ही है, प्रश्न रहता है 1, विकल्प होते हैं 4। बहुत सोच समझकर हमें सही विकल्प को चुनना होता है। सबसे पहली बात तो यह होती है कि हम प्रश्न सही से पढ़ें। यदि प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो उत्तर भी गलत हो सकता है। सो बेटा, बहुत ध्यानपूर्वक आप प्रश्न पढ़ो। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल की कवयित्री हैं? महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के किस काल की कवयित्री हैं? का छायावाद, खा प्रगतिवाद, गा प्रयोगवाद या घा भारतेंदु युग? यस, अभी बताया ना हमने आपको, पंत प्रसाद वर्मा, पंत प्रसाद वर्मा निराला, ठीक है। ये हैं छायावाद के 4 आधार स्तंभ। कौन है ये? छायावाद के 4 आधार स्तंभ। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के किस काल की कवयित्री हैं? तो यस, छायावाद। अब आप सोच रहे होंगे ये छायावाद क्या है भाई? तो सुनो, ध्यान से सुनो, सबसे कह रही हूं, हाँ आपसे भी कह रही हूं। छायावाद का अर्थ होता है अपने अंतर मन के भाव और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रचना करना। तो ये जो 4 कवि हैं, 4 लेखक हैं, 4 रचनाकार हैं, उन्होंने अपने मन के जो भाव हैं, अंतर मन के विचारों को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके रचना की है, तो उसे ही छायावाद कहा जाता है, ठीक है। तो उनमें महादेवी वर्मा जी भी हैं। हाँ, यूं तो आपने महादेवी वर्मा जी की कहानियां भी पढ़ी होंगी, है ना, और संस्मरण भी पढ़े होंगे। उनका एक संस्मरण ये है कि मेरे बचपन के दिन, जब उन्होंने अपने बचपन की यादों को हम सबके साथ साझा किया है। साथ ही साथ उनकी कविताएं भी पढ़ी, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदरी, ठीक। तो यहां पर आप याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद के 4 आधार स्तंभ है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अब हम। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में, ठीक है। कब हुआ था? 1907। और मृत्यु अभी नहीं बताती, हो सकता है उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए।
तो 1907 में आपका जन्म हुआ। 1907 से 1900 देखते हैं कहां हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान है का फर्रुखाबाद, खा इलाहाबाद, गा गाजियाबाद या घा मुरादाबाद। तो महादेवी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ। का है सन 1980, खा है सन 1985, गा है सन 1987 या फिर घा 1990। तो यहां मैं आपको बता दूं कि महादेवी जी अपने 80 बरस के जीवन काल में हिंदी साहित्य को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर गईं। तो अब बताइए 1907 से कब होंगे 80 वर्ष? सन 1987। ठीक है, तो 1907 से 87 ही उनका जीवन काल रहा है, तो निधन हुआ उनका 1987 में। ठीक है, यामा किसकी रचना है? प्रसिद्ध रचना है, यस, महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। यामा पर महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए। का है पद्म भूषण, खा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, गा है भारत भारती पुरस्कार या घा इनमें से कोई नहीं। तो यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब सुनो, कैसे याद रखोगे? जैसे यामा ज्ञान है ना, इस तरह से याद रखना कि यामा उनकी रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? किस पर प्राप्त हुआ? किस पर प्राप्त हुआ? उनकी यामा रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब पूछा है कि उनको कब प्राप्त हुआ। का है सन 1983 में, खा सन 1985 में, गा 1987 में या घा 1990 में। तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1983 में। निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं? का मैथिली शरण गुप्त, खा अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनको हरिऔध भी कहते हैं, गा महादेवी वर्मा जी या फिर घा अज्ञे। यस, बिल्कुल सही जवाब, महादेवी वर्मा जी ही हैं छायावादी कवि। ठीक है, एक और प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अब जब वो अपने छात्रावास में पढ़ती थी तभी से वो लिखने लगी थी, और ये कहावत भी सुनी होगी ना, पूत के पांव पालने में नजर आना। जो जिस तरह का बालक की रुचि जो बचपन में होती है ना, उसी तरह से उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ता जाता है। तो जब वो अपने छात्रावास में रहती थी, पढ़ती थी, तो वो कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। जब सभी बच्चे खेल में, मस्ती में एकदम मशगूल रहते थे, तब उस समय वो पेड़ों की डालियों पर बैठ बैठकर तुक बनाया करती थी, कुछ ना कुछ लिखा करती थी। तो महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? का सरस्वती, खा आनंद कादम्बिनी, गा चांद या फिर घा इनमें से कोई नहीं। तो उनकी सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, इसमें से तो नहीं है कोई सी। ठीक है, उनकी जो रचना थी वो छात्रावास में रहती थी, उनके साथ ही पढ़ती थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वो उनसे थी सीनियर। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को जानते हो आप, जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उनकी सीनियर थी। और जब गांधी जी उनके आश्रम में आते जाते रहते थे, आनंद आश्रम में सब लोग जाते थे, तो हर एक बच्चा बच्चा जो देशवासी थे उनकी सहायता के लिए कुछ ना कुछ सहयोग जरूर देता था। तो एक बार महादेवी वर्मा जी को कविता सुनाने पर चांदी का कटोरा मिला था। अब बच्चे को उस समय चांदी का कटोरा मिले, खुशी से फूला नहीं समाया। सुभद्रा जी के पास गई दौड़ी दौड़ी, देखिए देखिए दीदी, या जो भी कहती थी कि मुझे तो चांदी का कटोरा मिला। तो बोली देखो तुम्हें जो भी मिला अब इसमें खीर खिलाना मुझे। बोले ठीक है। इतने में आ गए गांधी जी। अब गांधी जी के पास भी बताने चली गई, दिखाने चले गई, बापूजी देखिए मुझे कहानी कविता सुनाने पर चांदी का कटोरा इनाम में मिला है। तो वो बोले ला तू देगी ये कटोरा मुझे? तो उन्हें लगा कि देखने के लिए ले रहे हैं। फिर बोले
कि क्या तू ये कटोरा देशवासियों के लिए दान करेगी। तो उस छोटी सी उम्र के होने के बावजूद भी महादेवी वर्मा जी ने वो कटोरा गांधी जी को दे दिया और अपने देश के प्रति उन्होंने अपना सहयोग दिया। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। का ज्ञानपीठ पुरस्कार, खा भारत भारती पुरस्कार, गा मंगला प्रसाद या फिर घा इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने चर्चा की थी, याद होगा आपको, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया था। यस, निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को समर्पित किया गया था, सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पर मिला था, अभी अभी हमने देखा था ना, उनकी जो रचना थी यामा, उस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय से नामक कविता के रचनाकार हैं। हिमालय से, अब ये किसने लिखा। का महादेवी वर्मा, खा सुमित्रा नंदन पंत, गा जयशंकर प्रसाद या घा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस, तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हमें बिल्कुल जानना आसान हो रहा है, लेकिन यदि जब पूरी तरह से मिक्स्ड एक पेपर आएगा और कई कवियों के नाम यहाँ पर आएंगे, कई तरह के प्रश्न यहाँ पर आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रचना किसकी है, वो रचना किसकी है। बताओ, हिमालय से कविता की जो है रचना वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और इसमें आप इस तरह से याद रखो, हिमालय महादेवी। ठीक है, याद रखना बेटा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा सुंदरी के प्रति के रचनाकार हैं। वर्षा सुंदरी के प्रति का जयशंकर प्रसाद। अब एक और बात बताऊं, मैंने अभी कहा था आपसे कि जो छायावाद के जो आधार स्तंभ होते हैं वो प्रकृति के साथ अपने मन के भावों को तालमेल या सामंजस्य बिठाकर रचना करते हैं। अब हिमालय क्या है, प्रकृति का। हिमालय क्या है, प्रकृति ही है ना, तो उसमें अपने मन की भावनाओं को जोड़कर रचना करना बहुत ही सुंदर रचना। दूसरे आप देखो, वर्षा सुंदरी के प्रति। वर्षा क्या है, प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर रूप या एक ऐसा समय जब पूरा मन और पूरा खिल उठता है वातावरण। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर चारों छायावाद कवियों के नाम दे दिए हैं। मैं आपको एक हिंट देने वाली थी कि आप लोग अनुमान लगाया करो कि जब मन के भाव और प्रकृति का कुछ संबंधित टॉपिक्स हो तो छायावाद वाले कवि को टिक कर दिया करो। अब यहाँ तो चारों के चारों छायावाद हैं। यदि आपको और एक बात मैं बता दूं, इन चारों के जीवन परिचय को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इनसे संबंधित उनकी जानकारी अच्छे से पढ़ लेना। जन्म मृत्यु की तारीख, उनकी उपलब्धियां, शिक्षा, जन्म स्थान, सब बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वर्षा सुंदरी, अभी तो जैसे हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पढ़ रहे हैं तो हमें कोई डाउट नहीं है भाई, और हमने लिख दिया, टिक कर दिया कि महादेवी वर्मा। लेकिन जब बहुत सारे आएंगे क्वेश्चन तब हम कैसे करेंगे, तो बेटा याद रखना। ठीक है, हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवयित्री किन भावों का उपदेश देना चाहती हैं। का करुणा, खा दया, गा कोमलता या घा इनमें से सभी। तो हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवयित्री हमारे मन में करुणा, दया और कोमलता, इन सभी भावनाओं को जागृत करना चाहती हैं और हमें बताना चाहती हैं कि मनुष्य का जीवन इन्हीं सभी भावनाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है। अलंकार जानते हो, बता देती हूं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है बेटा, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, और इसके मुख्य रूप से होते हैं दो भेद। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। साथ में लिखा तो हमने लिख दिया अर्थालंकार। ठीक, शब्द अलंकार क्या, जिन काव्यों में शब्दों के चमत्कार से कविताओं में सुंदरता है। अर्थ क्या, जिन काव्यों में अर्थों के प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि हो। ठीक है,
इसके होते हैं 3 भेद। सबसे पहला अनुप्रास, ठीक है, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, ठीक है। अब इनको देख लो आप, इनमें क्या विशेषताएं हैं। अनुप्रास में जिन कविताओं में या जिन पंक्तियों में वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण क्या होता है? अक्षर। तो जहां भी आपको पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति या वर्ण का रिपीटेशन, अक्षर का रिपीटेशन, लेटर का वर्ण की आवृत्ति नजर आए, वहां पर आप तुरंत बता देना कि ये है अनुप्रास। आवृत्ति मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। क्या होता है बेटा? रिपीटेशन, ठीक है। और यमक में हो जाता है शब्द की आवृत्ति। यहां थी, श्लेष में थी वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, यहां थी वर्ण की आवृत्ति, यहां है शब्द की आवृत्ति। और जितनी भी बार शब्द रिपीट होगा, एक ही सेम शब्द रिपीट होगा, उतनी ही बार उसके अर्थ भी भिन्न होंगे। शब्द की आवृत्ति और अर्थ होंगे भिन्न। किसमें? यमक अलंकार में, ठीक है। यदि शब्द 3 बार आया है तो तीनों बार उसके अर्थ होंगे। अब हम देखें श्लेष अलंकार को, तो थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा दूं ताकि आप क्लियरली समझ पाए। यहां पर हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपकना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द के कई अर्थ हों, कंफ्यूज नहीं होना। यमक अलंकार में क्या हुआ था? सेम वर्ड रिपीट हुआ, समान शब्द की आवृत्ति हुई, और जितनी बार उसकी आवृत्ति हुई उतनी ही बार उसके अर्थ अलग अलग हुए। लेकिन श्लेष में क्या होगा? शब्द एक ही बार आएगा, फिर भी उसके अर्थ अलग होंगे। हाँ, समझ में आया? शब्द की आवृत्ति, इसमें आप लिख सकते हो, इसका अर्थ होता है चिपकना। चिपकना। शब्द एक, अर्थ अनेक। अर्थ अनेक हो सकते हैं श्लेष में। क्लियर हुआ बेटा? अब जैसे उदाहरण दूं मैं, अनुप्रास रघुपति राघव राजा राम, रा रा रा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। च च च च, वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार, शब्द रिपीट होगा, अर्थ अलग होंगे। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तीन बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। 3 बेर, बेर बेर शब्द का रिपीट हुआ, घटा घटा का रिपीट हुआ, लेकिन एक घटा का मतलब है काले काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। ठीक उसी तरह से 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी, और बेचारी की अब स्थिति यह है कि वो सिर्फ 3 बेर, जो फल होता है ना छोटा सा, सिर्फ वो उसको नसीब हो रहा है। राजकुमारी और घास की रोटी, महाराणा प्रताप की जो पुत्री थी उस पर ये पंक्तियां लिखी हैं, ठीक है। श्लेष शब्द एक होगा, फिर भी अर्थ अनेक होंगे। तो यहां पर मैं बता दूं आपको, जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, यहां पर पट शब्द का दो अर्थ है। मतलब पट आया है, पट मीन्स पर्दा और पट मीन्स किवाड़, ठीक है, ये भी होता है। तो यहां समझ में आया आपको? तो अब देखो, जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? का अनुप्रास, खा उपमा, ग रूपक, घ उत्प्रेक्षा। आप कह रहे होंगे आप मैडम अनुप्रास तो लिखा है, बाकी तो आपने लिखे ही नहीं। तो बेटा ये जो बाकी के हैं ना, ये अर्थ अलंकार के भेद हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूं, ठीक है। ये है अर्थ अलंकार और ये है अपना शब्द अलंकार, ठीक, शब्द अलंकार। तो अब मुझे पहले ये बताओ कि जगती जगती की भूख में अनुप्रास है, क्यों है? क्योंकि वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब अक्षर का रिपीटेशन हो रहा है, शब्द में ही सही, लेकिन अक्षर तो रिपीट हो रहा है, तो जहां वर्ण की आवृत्ति होगी वहां अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बता देती हूं मैं आपको कि अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अर्थ अलंकार के? 5। अर्थ अलंकार, ये और सुन लो आप, अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा,
चौथा मानवीकरण, मानवीकरण, और पांचवा अतिशयोक्ति। ठीक है, ये होते हैं। अब इनको मैं शॉर्ट में बता देती हूं आपको। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, तुलना मतलब कंपैरिजन करना, और जहां पर तुलना किससे की जाती है, कुछ सिमिलरिटीज हो, मिल रही हो, कुछ समानताएं या कुछ ऐसा हो, ठीक है, कि भाई ये इसके जैसा है, तुलना। उपमा में क्या की जाती है, तुलना। उपमान और उपमेय। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया, अरे बाबा बता रही हूं, सुन लो आप ध्यान से। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। जैसे मान लो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहां किसकी तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है बताओ। मुख, सीता के मुख की चंद्रमा से तुलना की जा रही है ना, तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो चंद्रमा क्या हुआ, उपमान, सीता का मुख हुआ उपमेय। तो जहां पर उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। क्लियर हुआ। रूपक मतलब उपमान और उपमेय में अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय में मतलब अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा क्या होता है, उत्प्रेक्षा मतलब संभावना या कल्पना। जैसे मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, ठीक है, या फिर पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, ज्यों त्यों, मानो, मनहु, ये सब उत्प्रेक्षा में। मानवीकरण में क्या होगा, मानवीकरण में मतलब जिन क्रियाओं का प्रयोग मानव के लिए किया जाता है उन्हीं शब्दों का प्रयोग मानव के अतिरिक्त प्रकृति पर कहीं भी किया जाए। जैसे यदि मैं एक पंक्ति बोलूं, अब आप बताना किसके बारे में वर्णन कर रही हूं मैं, है ना। है पंक्ति की देह की पतली कमर की है लचीली। क्या सोच रहे हो आप, किसी स्त्री के बारे में वर्णन कर रही हूं? नहीं, ये अलसी के पेड़ का वर्णन है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि देह किसके लिए, शरीर किसके लिए शब्द लाते हैं हम, मनुष्य के लिए। तो वहां पर दिया है देह की पतली कमर की है लचीली, ऐसा लग रहा है किसी स्त्री का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन कवि ने तो यहाँ अलसी के पौधे का वर्णन किया है। इतना पतला सा पौधा, हवा चलती है तो वो इस तरह से हिलता है। ठीक, तो कहां पर होगा मानवीकरण, जहां पर जिन शब्दों का प्रयोग या जिन क्रियाओं का प्रयोग मानव के लिए किया जाता है उन शब्दों का या उन क्रियाओं का प्रयोग मानव के अतिरिक्त प्रकृति पर किया जाए, वहां मानवीकरण। वेरी नाइस, क्लियर। अब हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अति हो गई यार, इनफ इज इनफ, बस करो। अब आपसे नहीं कह रही हूं, अलंकार समझा रही हूं। अतिशयोक्ति मतलब अति होने वाली, मतलब लोक सीमा से बढ़ चढ़कर जहां बात की जाए वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, जैसे हनुमान की पूंछ में, अब आपको तो ये पता ही है कि लंका कैसे जली थी, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी। लेकिन सुनो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अभी हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। अरे पूंछ में तो आग लगी नहीं, लंका कहां से जर गई और राक्षस भी मर गए, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। या फिर आगे नदियां पड़ी अपार, बाढ़ आई हुई है बहुत भयंकर तरीके से, नदी का पानी उफान पर है। अब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार हैं, तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। कैसे, असंभव है, फिर भी मान लिया है। तो ये अतिशयोक्ति है। क्लियर हुआ। तो जब भी कभी इस तरह से आपके अलंकार से संबंधित प्रश्न आएंगे, आई होप कि अब आप बहुत सही तरीके से सोच समझकर उत्तर दोगे। मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान नामक पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। ये नहीं पूछा है कि किसकी है, आप तुरंत बता देते। अब बताना है आपको ये कि ये पंक्तियां जो हैं, मन ले करुणा की
थाह नाभ उर्मे पावस दृग में विहान नामक पंक्ति किस कविता से ली गई हैं? क, वर्षा सुंदरी के प्रति, ख, हिमालय से, ग, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, या फिर घ, इनमें से कोई नहीं। तो ये है हिमालय से। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं आगे की तरफ और आशा करती हूं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अलंकार भी समझ में आ गए हैं, उनके भेद भी समझ में आ गए हैं, उनकी परिभाषा भी समझ में आ गई है। यदि नहीं आए हैं तो ध्यानपूर्वक फिर से देखो, उसके बाद भी नहीं आए तो जहां आपको कंफ्यूजन हो वहां पर कमेंट करो, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है बेटा, हम सब आपके लिए हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हर एक बोर्ड्स के लिए 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा, चिंता नहीं करना है जी। ठीक है, जैसे शामिल है इसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। तो आप बेहतरीन तरीके से, हाँ आपके अब कमेंट आ रहे हैं कि भाई राजस्थान बोर्ड के लिए भी लाइए, तो बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी राजस्थान बोर्ड को भी कवर करें ताकि आप परीक्षा की तैयारी कर सको। चलो तो मिलते हैं, बने रहना हमारे साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, थैंक यू सो मच।